देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज का स्क्रीन शॉट है। ये लेबर कॉस्टिंग लास्ट क्लास जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था उसमें हम लोगों ने ये पॉइंट जो फैक्ट्री एक्ट वाला है वो पॉइंट लास्ट हम लोगों ने कवर किया गया था। सो इसके बाद हम लोग को एक क्वेश्चन करना पड़ेगा। देखते हैं कौन सा वाला है। इलास्ट्रेशन वन तो शायद कर लिया था, टू भी कर लिया था, थ्री भी कर लिया था हम लोगों ने। ये वाला इलास्ट्रेशन फोर, इलास्ट्रेशन फोर हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें बोला है कि it is seen from the job cut or repair of the customer's equipment that a total of 154 labor hours have been put in as details below। तो बोल रहा है कि इनका जॉब कार्ड जो है, जॉब कार्ड से ये देखा गया कि कस्टमर्स का इक्विपमेंट रिपेयर करने का काम ये लोग कर रहे हैं, जिसमें 154 लेबर आवर जो है वो ऑलरेडी जो है लगा दिया गया है। मतलब 154 लेबर आवर्स जो है इस काम को पूरा करने में लगाया गया है। वर्कर ए को पे किया जाता है 200 रुपए पर डे ऑफ 8 आवर्स, वर्कर बी को पे किया जाता है 100 पर डे ऑफ 8 आवर्स, वर्कर सी को पे किया जाता है 300 पर डे ऑफ 8 आवर्स। तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, और ये टोटल आवर्स दिया हुआ है। ठीक है, तो ये दिया हुआ है कि वर्कर ए जो है वो मंडे से लेके सैटरडे तक कितना घंटा काम किया है, बी का भी सेम वही बात और सी का भी सेम वही बात दिया हुआ है कि किसने कितने कितने घंटे काम किए हुए हैं। ठीक है, नॉर्मली सबको काम करना होता है, यहाँ पर दिया हुआ है 8 आवर्स के बेसिस पे। ठीक है, तो 8 आवर्स नॉर्मल इनका वर्किंग आवर्स हो गया। हाँ, फैक्ट्रीज एक्ट के हिसाब से तो 9 आवर्स है, बट क्वेश्चन बोल रहा है कि इनको पर डे 200 रुपए दिया जाता है 8 घंटा काम करने के लिए। तो इन लोगों को 8 घंटा ही काम करने के लिए बोला गया, इससे ज्यादा अगर ये काम करे तो ओवर टाइम होगा। फिर भी एक बार नीचे हम लोग पढ़ लेंगे। बोल रहा है इन टर्म्स ऑफ एन अवार्ड इन एम्प्लॉय conciliation, the worker are to be paid dearness allowance on the basis of cost of living index figures relating to each month, which works out at the rate of 968 for the relevant month। बोल रहा है कि इम्प्लॉय को अवार्ड के नाम पे डीएनएस अलाउंस दिया जाएगा। ठीक है, डीएनएस अलाउंस कितना दिया जाएगा, बोल रहा है कि वो डिपेंड करता है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स फिगर क्या चल रहा है उसके ऊपर हर मंथ दिया जाएगा एट द रेट ऑफ 968 करके। द डीएनएस मतलब देखो, ये तो हमें बता दिया है कि नॉर्मली देखो जो डीएनएस अलाउंस दिया जाता है वो इन्फ्लेशन के साथ जो है एट पर होने के लिए, यानी कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के ऊपर होता है। ये सब तो बोला हुआ है। मेन बात ये हो गया कि डीएनएस अलाउंस कितना करके है, 968 करके पर मंथ। डीएनएस अलाउंस इज पेबल टू ऑल वर्कर, सभी को दिया जाता है इररेस्पेक्टिव ऑफ वेजेस रेट इफ दे आर प्रेजेंट और आर ऑन लीव विथ वेज ऑन ऑल वर्किंग डेज। तो बोल रहा है कि डीएनएस अलाउंस सभी को दिया जाएगा, चाहे उसको कितना भी वेज रेट मिल रहा, मतलब 200 रुपए पर डे वाले को भी दिया जाएगा, 100 पर डे जिसको मिलता है उसको भी दिया जाएगा, 300 पर डे जिसका है उसको भी दिया जाएगा। डीएनएस अलायंस सभी को दिया जाएगा। वेजेस रेट के ऊपर कुछ मतलब डिपेंड नहीं करता है कि किसी का कम है तो देंगे, ज्यादा है तो नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बस बोल रहा है इफ दे आर प्रेजेंट और आर ऑन लीव, बोल रहा है कि वो प्रेजेंट है काम में या फिर लीव में है विथ वेजेस ऑन ऑल वर्किंग डेज। तो बोल रहा है कि अगर काम में आते हैं नहीं आते तो भी दिया जाएगा डी। ठीक है, मतलब पूरे लीव में है, पूरे सारा दिन ही वो लीव में है, या फिर पूरे सारा दिन काम कर रहे हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वेज रेट जो भी हो। मतलब सीधा बात है, हर मंथ को डीए दिया जाएगा। ईच वर्कर हैज टू वर्क फॉर 8 आवर्स ऑन वीकडेज। बोल रहा है वीकडेज में मतलब मंडे से देखो या सैटरडे तक इसीलिए दिया हुआ है, संडे कोई काम नहीं होता है। तो बोल रहा है कि वीकडेज में इनको 8 आवर्स काम करना पड़ता है। सैटरडे संडे, अच्छा सैटरडे संडे वीकडेज मतलब मंडे से लेके फ्राइडे लिया है। सैटरडे संडे जो है वीकली हॉलीडे होता है। हाउएवर वर्कर्स में वर्क ऑन सैटरडे ड्यू टू एक्सीजेंसी ऑफ वर्क फॉर 4 आवर्स। बोल रहा है फिर भी वर्कर लोगों को कभी कभी हम लोग सैटरडे भी काम करवा लेते हैं 4 घंटा करके, दो फुल पेमेंट ऑफ 8 आवर्स विल बी मेड विथ नो अदर पेमेंट। बोल रहा है 4 घंटा काम तो करवाते हैं लेकिन 8 घंटे का ही पेमेंट कर देते हैं सैटरडे संडे काम करने से। ओवर टाइम इज पेड ट्वाइस ऑफ ऑर्डिनरी
ऑर्डिनरी वेजेस रेट बोल रहा है, ओवर टाइम कितना दिया जाता है, ऑर्डिनरी वेज रेट का डबल, मतलब इसको जैसे 200 रुपए पर डे दिया जाएगा तो ओवर टाइम 8 घंटे के लिए 200 रुपए, तो पर आवर निकाल के उसका डबल कर लेंगे अगर कोई ओवर टाइम कर रहा है तो। फिर बोल रहा है एक्सक्लूडिंग हॉलीडेज द टोटल नंबर ऑफ आवर्स वर्क आउट टू 176 इन द रेलिवेंट मंथ। बोल रहा है कि हॉलीडेज को अगर छोड़ दे तो 176 आवर्स जो है रेलिवेंट मंथ में जो है काम हुआ है। द कंपनीज कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड एंड एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस प्रीमियम आर एब्सॉर्ब्ड इनटू ओवरहेड। बोल रहा है पीएफ का अमाउंट और ईएसआई का अमाउंट वो ओवरहेड में जाएगा। कैलकुलेट द वेजेस पेबल टू ईच वर्कर। ठीक है, तो हम लोग को तो वेजेस पेबल कैलकुलेट करके देना है हर एक वर्कर का। ठीक है, तो वेजेस पेबल तो हमें कैसे कैलकुलेट करना है, जैसे एक सिंपल बात बताते हैं। अगर हम लोग वर्कर ए का ही कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम लोग देखेंगे कि उनको कितना, उनका ओवर टाइम अगर है तो कितना है, ठीक है, और डीए है तो कितना है, तो ये सब मिला के तो वेजेस का मतलब क्या हो जाएगा, वेजेस पेमेंट का मतलब नॉर्मल वेजेस होगा, ओवर टाइम होगा, ठीक है, और डियरनेस अलाउंस जो मिलेगा वो भी होगा। तो चलो हम लोग कैलकुलेशन करके देखते हैं। वर्कर ए, वर्कर बी, वर्कर सी, 3 वर्कर। इलस्ट्रेशन। वर्कर ए, वर्कर बी और वर्कर सी। ठीक है, तो पहले तो हम लोग लिखेंगे मंडे टू सैटरडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। अच्छा, अब हमें देखना है कि नॉर्मल टाइम कितना काम करना है और ओवर टाइम कितना है। और एक चीज भी देखना होगा, अगर फैक्ट्री एक्ट जो मैंने बताया याद है, तो हमें ये भी देखना होता है कि वीकली अगर 48 आवर्स से ज्यादा है तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि पर डे के हिसाब से पेमेंट ज्यादा हो रहा है या वीकली के हिसाब से, तो वैसा पेमेंट होगा, तो वो भी हमें चेक करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे नॉर्मल टाइम, ओवर टाइम, ओटी लिख दिया, ठीक है, जगह कम पड़ेगा तो मैंने ऐसे लिख दिया ओवर टाइम। और ये डेली बेसिस पे भी देखेंगे, वीकली, अच्छा इसको थोड़ा, मंडे को थोड़ा नीचे, नॉर्मल टाइम, ओवर टाइम, वीकली, नॉर्मल टाइम, ओवर टाइम, डेली, वीकली, फिर यहाँ पर भी डेली और वीकली। अच्छा, तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको एक साथ जो है मतलब अलग अलग करके ही एक ही बार में लिख ले, जैसे मंडे 10.5 आवर्स जो है काम हुआ है, ठीक है, तो नॉर्मल वर्किंग आवर्स फैक्ट्रीज एक्ट के अकॉर्डिंग कितना है, 9 आवर्स होता है। ठीक है, यहाँ भले ही बोला है, क्योंकि देखो हमें रूल्स फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, ये रूल्स क्या था यहाँ पर देखो, कितना हम लोग ओवर टाइम निकालना चाहते हैं, तो ओवर टाइम कैसे निकलता है, तो वही बोला है वर्कर इज एंटाइटल्ड एट डबल द रेट ऑफ हिज वेजेस, यानी ओवर टाइम इफ वर्क बियॉन्ड 9 आवर्स, 9 आवर्स से अगर ज्यादा काम करेगा, ठीक है, तो यहाँ पर कर रहा है टोटल 10.5, तो 9 आवर्स से ज्यादा कितना हो रहा है वही ओवर टाइम होगा। 9 आवर्स से ज्यादा कितना हो रहा है, अगर टोटल 10.5 है तो 9 आवर्स से ज्यादा कितना होगा, 0.5, हाँ तो 0.5 हो रहा है, 1.5 हो रहा है 9 माइनस करने से।
1.5। तो 1.5 जो है ये हम लोग का, इसका मतलब ओवर टाइम हो जाएगा, क्योंकि फैक्ट्रीज एक्ट वही बोल रहा है, तो नॉर्मल टाइम 9 हो जाएगा। ठीक है, सेम तरीके से 8 है तो इसमें ओवर टाइम कुछ नहीं होगा, नॉर्मल टाइम 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद 10.5, तो 10.5 का सेम बाइफर्केशन होगा 9 और 1.5। उसके बाद है 9.5, 10.5, तो 9.5 का 9 और 0.5, और ये जो है फ्राइडे का है 9 और 1.5। अच्छा, सैटरडे कोई काम नहीं किया गया है, ये सैटरडे तक करने से ही होगा, संडे का तो जरूरत है, हमने गलती से। अब अगर वीकली में जाए, ठीक है, तो वीकली में जाने से देखो, यहाँ पर टोटल 49 आवर्स हुआ है, तो फिर वीकली का क्या कंसेप्ट है वो भी देख लो, कि बियॉन्ड 48 आवर्स होगा तो उसे ओवर टाइम माना जाएगा। ठीक है, तो टोटल 49 है यहाँ लिखा हुआ है, तो फिर बियॉन्ड 48 1 आवर हो रहा है, तो नॉर्मल हो जाएगा 48 आवर्स। ठीक है, ये बन गया। अच्छा, अब इसका टोटल करेंगे। यहाँ 48, यहाँ पर 1, यहाँ पर हो जाएगा 9999, मतलब 4 1 36, 5 बार इनमें से 45, और 1 कम 44 आवर्स। और ये हो जाएगा 1.5 1.5 1.5, मतलब 3 4 5, 5 घंटा। ठीक है। अच्छा, वर्कर बी का देखते हैं। वर्कर बी का 8 8 8 है, तो इसका ओवर टाइम कुछ नहीं जाएगा, तो 8 8 8 और 8। 1 2 3 4 5, 3 2 5, 1 2 3 4, अच्छा सैटरडे को भी 8। 48 ओवर टाइम डैश डैश डैश। अच्छा, वीकली अगर देखें तो वीकली कितने आवर्स है? वीकली है 48, तो फिर नॉर्मल तो 48 बियॉन्ड 48 होना चाहिए, जो कि हो नहीं रहा है, तो यहाँ 48 और ओवर टाइम कुछ नहीं। और वर्कर सी का अगर देखें 10.5 8 10.5, 10.5 होने से 9 और 1.5, फिर से वही 9 और 1 पॉइंट नहीं, फिर 8 है शायद, फिर 8 फिर 10.8 10.5, मतलब 9 और 1.5, 9.5 10.5 9 10.5 9 1.5, और लास्ट वाला है 8। तो इसका टोटल हो जाएगा 1 2 3 4 6, 6 बार 9 में से 54, 54 से 2 कम कर देंगे तो 52, और ये हो गया 1.5 1.5 3 3, और ये 4 5 5। अच्छा, अब वीकली, वीकली जो है 57 है, तो 48 से जितना भी ज्यादा वो ओवर टाइम। 57 माइनस 48 कितना हो जाएगा? 9। तो 9 आवर्स होगा ओवर टाइम। ठीक है। अच्छा, ये हम लोगों ने आवर्स कैलकुलेट कर लिया ताकि हम लोग वेजेस कैलकुलेट कर पाए। अब लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल वेजेस। नॉर्मल वेजेस यानी बेसिक प्लस डी आ जाएगा। ठीक है, तो ए बी सी तीनों का कैलकुलेट करें। ए बी और सी। तो नॉर्मल वेजेस पर आवर कितना है, तो वो तो क्वेश्चन में गिवन है। 200 आवर्स पर डे फॉर ऑफ 8 आवर्स, तो फिर पर आवर कितना करके होगा? ₹200 डिवाइडेड बाई @ 8 पर आवर, सॉरी @ 8 पर आवर, 8 आवर्स। ₹100/8, 300/8।
कितना होगा पर आवर, कितना करते हैं रुपीज? 25। ये वाला? कितना? 12.5। 37.7। तो 1 घंटा काम करने से इतना दिया जाएगा प्लस डियरनेस अलाउंस, डीए। अच्छा, डीए कितना दिया जाएगा? डीए बोला था 976 फॉर द रेलिवेंट मंथ, किसी भी मंथ में 976 दिया जाता है, ठीक है। और कितना घंटा काम करने के लिए दिया जाएगा वो देखना पड़ेगा। 968 फॉर द रेलिवेंट मंथ। और यहाँ पर एक पॉइंट दिया है, वो हमें देख लेना चाहिए। यहाँ पर दिया है, देखो, ओवर टाइम इज पेड ट्वाइस द ऑर्डिनरी वेजेस इफ ए वर्कर वर्क्स फॉर मोर देन 9 आवर्स इन ए डे। अगर एक दिन में 9 घंटे से ज्यादा काम करेगा तो उसे ओवर टाइम दिया जाएगा, इसीलिए वो 9 से कैलकुलेशन हुआ, मतलब फैक्ट्रीज एक्ट यहाँ पर एप्लीकेबल हो रहा है। एक्सक्लूडिंग हॉलीडेज द टोटल नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स आउट टू 176 इन द रेलिवेंट मंथ। तो देखो, रेलिवेंट मंथ में डीए दिया जाएगा 968, ठीक है। और रेलिवेंट मंथ में जो डीए 968 दिया जाएगा वो कितने टाइम काम करने के लिए? 176। यहाँ पर बोल दिया है द टोटल नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स वर्क आउट 176 इन द रेलिवेंट मंथ। तो हर रेलिवेंट मंथ में जो काम किया जाएगा एक्सक्लूडिंग हॉलीडेज वो 176 माना जाएगा। रेलिवेंट मंथ के हिसाब से ही डीए दिया जाता है 968। तो डीए जो है वो पर आवर कितना करके होगा, ठीक है। जैसे ये नॉर्मल वेजेस पर आवर निकाला तो दिया जाएगा 968 रुपीज, 968 पर मंथ। और रेलिवेंट मंथ में वर्किंग टाइम है 176 आवर्स पर मंथ। तो फिर ये डिवाइड करने से आवर, रुपीज पर आवर आ जाएगा। बोलो कितना होगा? 5.5। टोटल को 30.5 नॉर्मल वेजेस पर आवर। 18। 43। या गया। अब पेमेंट कर कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन ऑफ पेमेंट। ए बी सी, नॉर्मल वेजेस मिलेगा। अच्छा, अब यहाँ पर हमें देखना है कि ये जो पेमेंट होगा, देखो इसका मतलब ये निकल के आ गया कि 1 घंटे के लिए ए को इतना देना पड़ेगा, 1 घंटा काम करने से बी को इतना, 1 घंटा काम करने से सी को इतना देना पड़ेगा, ठीक है। अब ए ने कितने घंटे काम किए? तो अगर हम लोग डेली बेसिस पे देखें तो ए ने काम किया है कुछ इस तरीके से, ठीक है, 9 घंटा 8 घंटा ऐसे करके 44 आवर्स काम किया है, ओवर टाइम 5 आवर्स अगर डेली बेसिस पे देखें। वीकली पे देखें तो 48 आवर्स काम किया, ओवर टाइम 1 आवर काम किया है। तो हमें कौन से बेसिस पे कैलकुलेशन करने से जिस पे ज्यादा होगा वही लेबर को मिलता है, ठीक है। तो हम लोग रेट एट द रेट कैलकुलेट नहीं करके भी तो बोल सकते हैं कि अगर हम लोग कैलकुलेशन डेली बेसिस पे करें तो मेरा 44 पे जाएगा एट द रेट ऑफ 30.5, ठीक है। और इस पे जाएगा 30.5 का डबल, ठीक है। और इस पे करोगे तो एट द रेट ऑफ 48 पे 30.5 और इस पे डबल हो जाएगा 30.5 का डबल करके ये चला जाएगा। तो कौन से में ज्यादा वैल्यू निकल के आएगा ये देख के भी, मतलब नॉर्मल कैलकुलेशन मैथमेटिक्स देख के भी तो समझ में आ रहा है किसमें ज्यादा होगा।
डेली बेसिस। डेली बेसिस में ज्यादा होगा, क्योंकि ओवर टाइम देखो ना, इधर 5 घंटा है, 5 घंटे में डबल रेट पे जाएगा तो ऑब्वियसली ज्यादा ही होगा, जबकि ये 44 और इधर 48 ज्यादा आ रहा है, 4 घंटे का पेमेंट ज्यादा मिलेगा अगर वीकली में जाएंगे। लेकिन ओवर टाइम में तो ज्यादा मिल रहा है ना, 5 घंटा का। ठीक है, तो ओवर टाइम जिसमें ज्यादा होगा ना, उसी में जो है वर्कर को ज्यादा मिलने का चांसेस हो जाता है। बाकी अगर चाहे तो करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा नॉर्मल वेजेस कितना आ रहा है। 1442। प्लस ओवर टाइम, ओवर टाइम हो जाएगा 5 आवर्स एट द रेट ऑफ 30.5 इंटू 5 इंटू 30.5, 305। तो टोटल कितना आ जाएगा? 1647। बी के केस में कौन सा वाला लेना पड़ेगा? इसका तो देखो, वीकली में भी जो है डेली, क्योंकि ओवर टाइम तो है ही नहीं, तो जैसा लिखना चाहे लिख सकते हैं। 48 आवर्स कितना करके पेमेंट होगा? 18 करके। 864। 864 ओवर टाइम कुछ इसका है नहीं, तो टोटल 860। और सी वाले केस में यहाँ पर ओवर टाइम किस में जाता है, उसी में पेमेंट करने से ऑब्वियसली ज्यादा मिलेगा, क्योंकि डबल रेट उसमें मिलेगा। वीकली बेसिस। वीकली बेसिस, ठीक है, बाकी चाहे तो चेक करके देख सकते हैं। भले ये 52 आवर्स है, इसमें देखो 48 है, 48 और 52 का गैप कितना होता है? ये दोनों का गैप कितना होता है? 4 घंटा होता है। ठीक है, तो 4 घंटे का पेमेंट डेली बेसिस में ज्यादा जाएगा, लेकिन वीकली बेसिस पे करोगे तो 4 घंटे का ओवर टाइम पेमेंट ज्यादा जाएगा। तो जिस ओवर टाइम की ज्यादा आएगा, वैल्यू ज्यादा आएगा, तो फिर वीकली में जाना चाहिए। तो 48 और 9 आवर्स ओवर टाइम, तो 48 आवर्स एट द रेट ऑफ, और 9 आवर्स एट द रेट ऑफ, तो 48 आवर्स 43 करके कितना होगा, और 9 आवर्स 2064। 43, 2064, 2064। और इधर का 774। 774। अच्छा, यहाँ पहले लिख लेते हैं, 2064 774। तो यहाँ पर लिखेंगे 48 आवर्स एट द रेट ऑफ 43 करके, और इधर हो जाएगा 9 आवर्स एट द रेट ऑफ 43 इंटू 2 करके, 283। 38। अब नेक्स्ट हम लोग पहले एक पॉइंट सीखेंगे, उसके बाद इलास्ट्रेशन 5 करेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ ओवर टाइम वेजेस इन कॉस्टिंग। ओवर टाइम में कॉस्टिंग का ट्रीटमेंट, कॉस्टिंग में ओवर टाइम का ट्रीटमेंट कैसे होता है, ये थियोरेटिकली भी क्वेश्चन पूछता है। कि ओवर टाइम occurs due to the desire or request of the customer
then the entire amount of overtime wages will charge to only that particular job. तो पहला पॉइंट क्या बोला है कि अगर हम लोग को ओवर टाइम करना पड़ रहा है कस्टमर के रिक्वेस्ट में, ठीक है, तो मान लो हम लोग जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, अचानक से हमारे पास कोई ऑर्डर आ गया किसी कस्टमर से, लेकिन हम लोग नॉर्मल जितना काम करते हैं उतने काम में उतना ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, तो कस्टमर बोल रहा है ठीक है मुझे इसी टाइम में करके दे दो प्लीज, मुझे बहुत जरूरत है, और अगर हम लोग वो मान जाते हैं तो हमें ओवर टाइम करना पड़ सकता है, ठीक है। तो ओवर टाइम ऑकर्स ड्यू टू द डिजायर और रिक्वेस्ट ऑफ द कस्टमर, देन द एंटायर अमाउंट ऑफ ओवर टाइम वेजेस। आप देखो ओवर टाइम करवाएंगे तो ज्यादा काम करेंगे तो ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा, तो फिर क्या वो हम लोग सारे प्रोडक्ट में चार्ज कर दे? नहीं, सारे प्रोडक्ट में क्यों चार्ज करें? जिस कस्टमर का प्रोडक्ट बना के देने में ओवर टाइम काम करना पड़ा, बस उसी कस्टमर से वो चार्ज करेंगे। जैसे मान लो हम लोग बनाते हैं, सपोज हम लोग बनाते हैं कैलकुलेटर, ठीक है, अब किसी को चाहिए 1000 पीस कैलकुलेटर 2 दिन के अंदर, ठीक है, तो वो बनाने के लिए हमें ओवर टाइम करना पड़ेगा। तो नॉर्मली हम लोग एक कैलकुलेटर बेचते हैं 350 रुपए का, लेकिन ओवर टाइम करवा रहे तो ज्यादा खर्चा हो रहा है, तो हम लोग का एक एक कैलकुलेटर पड़ जाएगा, हम लोगों ने बोल दिया 400 रुपए का, ठीक है। तो क्या ये 400 रुपए हर एक कैलकुलेटर का दाम कर देंगे? नहीं, ठीक है, जिसके लिए ओवर टाइम करके 1000 पीसेस का ऑर्डर लिया तो उसी को बोल देंगे भाई कर तो देंगे लेकिन 400 रुपए करके पड़ जाएगा, 350 में नहीं दे सकते। अगर वो मान जाए तो ही फिर हमें वो ऑर्डर एग्जीक्यूट करना चाहिए, नहीं तो नहीं, ठीक है। तो अगर किसी पर्टिकुलर कस्टमर के डिजायर के हिसाब से हम लोग करें तो बस उसी पर्टिकुलर कस्टमर को जो प्रोडक्ट या सर्विस जो भी दे रहे हैं उस पे हमें वो ओवर टाइम चार्ज करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट वाला लिखेंगे। इफ ओवर टाइम occurs due to the general purpose of work and is worked regularly throughout the year as a normal features, then the overtime wages will be charged evenly to all the customers. फिर एवरेज वेजेस रेट पर आवर इक्वल टू ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि अगर हमें ओवर टाइम करना पड़ रहा है ड्यू टू जनरल पर्पस ऑफ वर्क एंड इज वर्क रेगुलरली थ्रू आउट द ईयर एज अ नॉर्मल फीचर्स, तो बोल रहा है कि मतलब ये जो ओवर टाइम करना पड़ता है, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर ये एक नॉर्मल बात है, मतलब
क्या क्या है कि हमेशा ओवर टाइम करके ही हम लोग जो है प्रोडक्शन का काम करते हैं, ये हमारे बिजनेस का एक नॉर्मल फीचर है। देन द ओवर टाइम वेजेस विल बी चार्ज इवनली टू ऑल कस्टमर, मतलब सारे प्रोडक्ट पे हम लोग फिर जो है ओवर टाइम चार्ज कर देंगे, क्योंकि हम लोग को ओवर टाइम करके ही प्रोडक्शन कंप्लीट करना पड़ता है। अब ऐसा क्यों होता है, हो सकता है कि हमारे काम का वर्कर जो है कम मिलता है, ठीक है, तो फिर वर्कर कम है, वर्कर का क्राइसिस अगर है या किसी वजह से स्किल के वजह से जो भी है, वर्कर अगर कम है, तो हमें अगर टाइम पे सारे मतलब प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है तो फिर हमें उनसे ओवर टाइम करवाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो फिर अगर ओवर टाइम हमारे बिजनेस का नॉर्मल फीचर्स है तो सारे प्रोडक्ट में ओवर टाइम वेजेस का हम लोग चार्ज कर सकते हैं। जैसे भी कैलकुलेटर का एग्जाम्पल दिया, तो अगर ओवर टाइम करके ही हमें कैलकुलेटर प्रोड्यूस करना पड़ता है तो सभी से हम लोग 400 रुपए करके चार्ज कर लेंगे, ठीक है, जो एग्जाम्पल मैंने दिया था। इफ द ओवर टाइम फिर नेक्स्ट ऑकर्स ड्यू टू मिसमैनेजमेंट और ड्यू टू एनी एबनॉर्मल रीजन, then overtime wages will be charged to costing bill। अब ये क्या बोल रहा है, अगर मिसमैनेजमेंट के वजह से हमें ओवर टाइम करना पड़ा, मतलब ओवर टाइम का कोई मतलब जरूरत ही नहीं था, बट हमारा कुछ मिसमैनेजमेंट हो गया जिसकी वजह से मान लो मशीन ब्रेक डाउन हो गया, काम बंद पड़ा था कुछ दिन, या रॉ मटेरियल खत्म हो गया था, किसी भी तरीके का मिसमैनेजमेंट हुआ और इस वजह से हमें वर्कर को बाद में टाइम में प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके बेचने के लिए हमें उनसे ओवर टाइम करवाना पड़ा, ठीक है, तब ये तो हमारा गलती है, ये तो हम लोग प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड करके कस्टमर से नहीं निकाल सकते, तो हमें इसको कॉस्टिंग पीएल में मतलब लॉस बोल के दिखा देना पड़ेगा, तो ये एबनॉर्मल हो जाएगा, ठीक है, एबनॉर्मल रीजन। तो ये देखो, ये ना हमें थियोरेटिकली भी पूछता है, ठीक है, तो ये 3 पॉइंट सही सही लिखना होता है। अब हम लोग क्वेश्चन लिख लेंगे। अच्छा, इलास्ट्रेशन 5, ठीक है, इसमें देखो यहाँ पर क्या बोला है, देखो बोल रहा है कि इन ए फैक्ट्री द बेसिक वेज रेट इज 100 पर आवर एंड ओवर टाइम रेट आर एज फॉलोज। तो बोल रहे बेसिक वेज रेट जो है पर आवर 100 रुपीज करके, और जो ओवर टाइम है वो क्या दिया हुआ है, बिफोर एंड आफ्टर नॉर्मल वर्किंग आवर्स। मतलब अगर कोई ओवर टाइम जैसे काम शुरू होता है 9 बजे, तो 9 बजे के पहले आके भी ओवर टाइम कर सकता है, मान लो 9 से 5 काम होता है नॉर्मल टाइम, 5 बजे के बाद भी कोई अगर आए, 5 बजे के बाद अगर कोई काम करना चाहे तो भी कर सकता है, तो दोनों को ओवर टाइम मानते हैं। या तो आप पहले आके ओवर टाइम कंप्लीट करो, या फिर टाइम खत्म हो जाने के बाद, मतलब नॉर्मल वर्किंग आवर खत्म होने के बाद भी आप ओवर टाइम कर सकते हो। तो बिफोर एंड आफ्टर नॉर्मल वर्किंग आवर्स अगर कोई ओवर टाइम करता है तो बेसिक वेज रेट का 175% दिया जाएगा। मतलब ओवर टाइम कितना दिया जाएगा, नॉर्मली तो फैक्ट्रीज एक्ट बोलता है डबल देना चाहिए, तो 100 का डबल 200 होता है, बट फिर मैंने वो पॉइंट भी लिखवाया था कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के साथ किसी तरीके का पहले बात हो रखता है तो फिर उसी हिसाब से भी हम लोग ओवर टाइम दे सकते हैं। तो बेसिक वेजेस का 175%, मतलब इस केस में कितना हो जाएगा, अगर बिफोर एंड आफ्टर नॉर्मल वर्किंग आवर्स हुआ तो फिर जो है ओवर टाइम का रेट कितना हो जाएगा, 100 का 175% जितना होता है उतना ही 175। संडे और हॉलीडे में आके कोई ओवर टाइम करता है तो बेसिक वेज रेट का 225% मिलेगा, यानी 225। तो सिर्फ ये देखो यहाँ पर हम लोग का मतलब अलग अलग बता दिया है, बेसिकली यहाँ पर हम लोग को अलग अलग बता दिया है कि अगर हम लोग बिफोर एंड आफ्टर जो है वर्किंग आवर्स करते हैं तो 175, हॉलीडे में आके करोगे तो 225, और सभी बेसिक वेज रेट का परसेंटेज बता दिया, तो जितना बोलेगा उतना हमें कैलकुलेशन में देखना है। तो ओवर टाइम का 2 रेट मिल गया, 2 कंडीशन के अकॉर्डिंग। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर द फॉलोइंग आवर्स वेयर वर्क,
बोल रहा है प्रीवियस ईयर नॉर्मल कितना टाइम काम हुआ था 1 लाख आवर, और ओवर टाइम बिफोर एंड आफ्टर वर्किंग आवर्स हुआ था 20,000, और ओवर टाइम ऑन संडे एंड हॉलीडे हुआ था 5,000, टोटल 1,25,000 आवर्स काम हुआ था। ये प्रीवियस ईयर का डिटेल्स दिया है। तो अगर हम जस्ट ऐसे ही बताने के लिए बोले तो ये इतने घंटे का पेमेंट एट द रेट ऑफ 100 करके करना था, इतने घंटे का पेमेंट एट द रेट ऑफ 175 करके करना था, इतने घंटे का पेमेंट एट द रेट ऑफ 225 करके करना चाहिए। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का दिया है, तो हमें जैसे बोला है उसके हिसाब से मैंने जस्ट ये रेट और ये डेटा मतलब बताया कि कैसे करके कैलकुलेशन करना पड़े तो हो सकता है। बाकी पूछा के उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हम लोग क्या कैलकुलेशन करेंगे। द फॉलोइंग आवर्स हैव बीन वर्कड ऑन जॉब जेड। तो बोल रहे जॉब जेड को परफॉर्म किया गया है जिसमें नॉर्मल इतने घंटे काम करना पड़ा, ओवर एंड ओवर टाइम बिफोर एंड आफ्टर वर्किंग आवर्स इतना, संडे और हॉलीडे में इतना। तो ये 225 करके पेमेंट होगा, ये 175 करके होगा, और ये 100 करके हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द लेबर कॉस्ट चार्जेबल टू जॉब जेड। ठीक है, तो जॉब जेड में जितना लेबर कॉस्ट चार्ज होगा वो हमें बताना है, एंड ओवरहेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टेंसेस। तो पहले जॉब जेड में जो मतलब नॉर्मल जो वेजेस चार्ज होगा वो तो हम लोग का इतना हो जाएगा, ये जो दिया हुआ है, ये जो मैंने अभी यहाँ पर दिखाया। अब इसमें हमें ये बताना है कि ओवरहेड कितना चार्ज होगा। Where overtime is worked regularly throughout the year as a policy due to the worker shortage। बोल रहा है वर्कर का शॉर्टेज चल रहा है तो ओवरटाइम एक नॉर्मल मैटर है। ठीक है, फिर बोल रहा है वेयर ओवरटाइम इज वर्कड इरेगुलरली टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन। बोल रहा है कि ओवरटाइम रेगुलरली तो नहीं होता है, अगर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा आ रहा है, डिमांड रिक्वायरमेंट है करने का ओवरटाइम तो करते हैं। वेयर ओवरटाइम इज वर्कड एट द रिक्वेस्ट ऑफ द कस्टमर टू एक्सपीडिट द जॉब। बोल रहा है जॉब को जल्दी जल्दी एग्जीक्यूट करने के लिए कस्टमर अगर रिक्वेस्ट करे कि भाई मेरा ये 2 दिन में ही मुझे प्रोड्यूस करके दे दो, तो फिर हम लोग ओवर टाइम करते हैं। तो ये 3 केसेस जो है ओवर टाइम का, उसके बेसिस पे हमें आंसर देना है कि मतलब देखो ये तो एट द रेट ऑफ 100 करके हुआ, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो है ओवर टाइम, तो ओवर टाइम अगर रेगुलरली होता है तो कितना होगा, अगर इरेगुलरली है और अगर कस्टमर के रिक्वेस्ट पे है तो क्या हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा वो बता। ठीक है, अच्छा तो एक एक करके करते हैं। पहले पॉइंट नंबर ए, ये वाला इलास्ट्रेशन। पॉइंट नंबर, व्हेन ओवर टाइम इज वर्क रेगुलरली थ्रू आउट द ईयर। एज ए पॉलिसी ड्यू टू ड्यू टू द वर्कर शॉर्टेज। ठीक है, तो इसका मतलब ये कौन सा पॉइंट को रिलेट कर रहा है, ये पॉइंट नंबर 2 को रिलेट कर रहा है। अगर ओवर टाइम हमारा जनरल पर्पस हो गया क्योंकि हमारे पास या तो वर्कर का शॉर्टेज है या जो भी है, ठीक है, तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, एवरेज वेज रेट निकालना पड़ता है, जो कि इस तरीके से निकलेगा। ठीक है, तो पॉइंट ए हमारा सेकेंड वाले पॉइंट को डील कर रहा है, तो इसमें हमें निकालना पड़ता है एवरेज वेज रेट, जो हम लोग कैसे निकालते हैं, नॉर्मल वेजेस प्लस ओवर टाइम वेजेस डिवाइडेड बाय नॉर्मल टाइम प्लस ओवर टाइम। ठीक है, अच्छा मतलब हमें एवरेज वेज रेट निकालने का मतलब है कि आप नॉर्मल जो पेमेंट कर रहे हो, ओवर टाइम जो पेमेंट कर रहे हो, दोनों को मिला दो। ठीक है, तो फिर पर आवर वेज रेट निकालना है, तो नॉर्मल वेजेस के लिए नॉर्मल टाइम, ओवर टाइम वेजेस के लिए ओवर टाइम। ठीक है, इस तरीके से निकालना है। तो अब नॉर्मल वेजेस और ओवर टाइम वेजेस हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर निकालते हैं नॉर्मल वेजेस फॉर प्रीवियस ईयर, हमें दिया हुआ है यहाँ पर 1 लाख आवर
1 lakh hour at the rate of 100. तो ये हो जाएगा 100 lakh. ओवर टाइम फॉर before and after working hours. Before and after working hours. तो वो कितना हो जाएगा 20,000 hours at the rate of 100 into 175%. $35 और ओवर टाइम फॉर संडे एंड हॉलीडे 5,000 hours. So 225 into 5,000. 1125 plus 35 plus 100 1 crore 46 lakh 25,000 और टोटल आवर्स अगर देखें तो 1,20,000 1,25,000. ठीक है, अब हम लोग इसका एवरेज रेट निकाल सकते हैं. तो 1,46,25,000 डिवाइडेड बाई 1,25,000 hours. तो एट द रेट ऑफ 117 एट द रेट ऑफ 117 करके निकल के आ रहा है. अब हमें जॉब जेड का निकालना है. तो नाउ लेबर कॉस्ट चार्ज्ड टू जॉब जेड इज. तो देखो, हम लोग को ये प्रीवियस ईयर वाला डेटा क्यों लेना पड़ा, ताकि हम लोग एवरेज वेज रेट निकाल सके. ठीक है, एवरेज वेज रेट का मतलब ये हो जाएगा कि आप जितने भी घंटे काम करो क्यों ना, ठीक है, आपको सारा पेमेंट ये एवरेज रेट के हिसाब से ही करना पड़ेगा, यानी 117 करके. ठीक है, अब वो नॉर्मल आवर्स हो या ओवर टाइम हो, ओवर टाइम में किसी भी कंडीशन में ओवर टाइम हो, तो टोटल 1125 एट द रेट ऑफ 117 हो जाएगा. ठीक है, 1125 आवर्स एट द रेट ऑफ 117 पर hour. वन लैख 31,625. ठीक है, तो अगर हम लोग का ओवर टाइम जो है वो नॉर्मल बात है, तो हमें वेज रेट एवरेज निकाल लेना चाहिए. मतलब नॉर्मल टाइम के हिसाब से पेमेंट हो या ओवर टाइम के हिसाब से पेमेंट हो, डिवाइडेड बाय नॉर्मल आवर्स प्लस ओवर टाइम आवर्स. तो हमें जो प्रीवियस ईयर का डेटा दिया था उससे हम लोग निकाल सकते हैं कि हमारा एवरेज वेज रेट कितना है, चाहे वो नॉर्मल और नॉर्मल हो और ओवर टाइम हो मिला के. तो फिर उसके हिसाब से हम लोगों ने पेमेंट कर दिया. ठीक है, तो ये हम लोग का पॉइंट ए कैलकुलेट हो गया. अब पॉइंट बी जो है उसमें क्या बोला है देखते हैं. उसमें कैलकुलेशन करने बोला है. व्हेन ओवरटाइम इज वर्कड इरेगुलरली टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन. व्हेन ओवरटाइम इज वर्कड irregularly to meet the requirement of प्रोडक्शन. ठीक है, तो अगर ओवर टाइम
जो है वो अगर हम लोग इरेगुलरली करते हैं टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन, तो वो कौन से पॉइंट को डील करेगा? देखो सेकंड वाला तो हो गया, थर्ड और वन बाकी है। थर्ड में कस्टमर का डिमांड, सॉरी फर्स्ट वाले में कस्टमर का डिमांड हुआ तो, और थर्ड वाले में अगर हमसे कोई मिसमैनेजमेंट हो गया तो, ठीक है। तो फिर ये वाला जो है ये कौन से वाले पॉइंट में जाएगा? वर्क इरेगुलरली टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन। बोल रहा है कि इरेगुलर पॉइंट नहीं है, मतलब रेगुलर हम लोग ओवर टाइम करते हैं ऐसा बात नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर वो ये एवरेज वेज रेट पे जाता, ठीक है। तो फिर बोल रहा है इरेगुलर बात है, तो इरेगुलर दो कंडीशन में होता है, या तो कस्टमर का डिमांड था या हमारा कोई मिसमैनेजमेंट था, ठीक है। तब ये कस्टमर के डिमांड पे हो रहा है ऐसा तो नहीं बोल रहा है, तो इसका मतलब हमारे मिसमैनेजमेंट की वजह से हुआ है। तो जो भी है हमें तो कैलकुलेशन करके देना है, बाकी किसी में एवरेज वेज रेट नहीं निकलता है, नॉर्मल कैलकुलेशन होता है, ठीक है। तो अब हम लोग को अगर इरेगुलर है तो फिर हमें कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा? मतलब हमारे मिसमैनेजमेंट की वजह से है, तो फिर जॉब जेड में लेबर कॉस्ट का चार्जेस कितना हो जाएगा? तो लेबर कॉस्ट का चार्जेस ऐसे हो जाएगा, देखो नॉर्मल जो है ये 1000 आवर्स एट द रेट ऑफ 100 करके, ओवर टाइम, ओवर टाइम 100 आवर्स, वो हो जाएगा एट द रेट ऑफ 175 करके, 175% मतलब 17500। और जो ओवर टाइम 25 आवर्स है, जो कि संडे और ये हॉलीडे वाला है, उस पे 225, तो ये कितना हो जाएगा? 5625, और ये 1 लाख 1,17,500, 1,23,125, ये इतना हमें पेमेंट करना पड़ेगा फॉर 1125 आवर्स के लिए, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये हम लोग के मिसमैनेजमेंट की वजह से हो रहा है, तो जॉब में कितना चार्ज कर सकेंगे और कितना कॉस्टिंग पीएल में जाएगा वो निकालना है। कैसे पता चला मिसमैनेजमेंट? क्योंकि बोल रहा है कि ओवर टाइम कोई रेगुलर मैटर है नहीं हमारे लिए, ठीक है, जरूरत पे करते हैं। तो दो जरूरत हो सकता है, या तो मिसमैनेजमेंट हुआ था इस वजह से ओवर टाइम, या तो कस्टमर का डिमांड था। तो कस्टमर का डिमांड तो बोला नहीं, तो मिसमैनेजमेंट, मिसमैनेजमेंट होने से ओवर टाइम का पेमेंट जो है कॉस्टिंग पीएल में चला जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिखते हैं लेबर कॉस्ट जो ऐड होगा प्रोडक्ट में और जो कॉस्टिंग पीएल में जाएगा, तो लेबर कॉस्ट चार्जेबल टू जॉब। तो चार्जेबल टू जॉब कितना हो जाएगा? बोल रहा है कि अगर हम लोगों ने 1125 आवर्स टोटल काम किया है, तो उस पे अगर हम लोग 100 करके पेमेंट करते, जो कि नॉर्मल वेजेस है, वो तो हम लोग चार्ज कर ही सकते, ठीक है। और जो कॉस्टिंग पीएल में जाएगा, कॉस्टिंग पीएल में जाएगा वो कितना जाएगा? तो 100 आवर्स में जो हम लोगों ने एक्स्ट्रा पेमेंट किया, यानी 75, यहाँ पर देखो 100 नॉर्मल है तो 75 एक्स्ट्रा है, और 25 आवर्स में 100 नॉर्मल है तो फिर 125 एक्स्ट्रा है। तो ये हम लोग का कॉस्टिंग पीएल में जाएगा, तो 7500, और ये हो जाएगा 25 इंटू 125। 10,620, 10,625, ये हम लोग के कॉस्टिंग पीएल में चला जाएगा। ये ऐसे करके भी हम लोग निकाल सकते हैं, या फिर दूसरा और एक तरीका है, वैसे भी निकाल सकते हैं। लेबर कॉस्ट चार्जेबल टू कॉस्टिंग पीएल हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं। कैसे करके? देखो टोटल पेमेंट कर रहे हैं ओवर टाइम वगैरह सब मिला के 1,23,125, लेकिन बोल रहा है कि ये पूरा हम लोग प्रोडक्ट के कॉस्ट में चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि ओवर टाइम जो है वो मिसमैनेजमेंट की वजह से हुआ है। तो ओवर टाइम का पेमेंट हम लोग का चला जाएगा जो है अपना कॉस्टिंग पीएल में, ठीक है। तो फिर ये टोटल है, और नॉर्मल चार्जेस है 1,12,500,
112500, ठीक है, 1,12,500, तो ये दोनों का डिफरेंस ही 10,625 आएगा। चाहे तो हम लोग एक बार चेक कर ले। $10,625, ठीक है। अब पॉइंट सी, इसमें बोला है कि व्हेन ओवर टाइम इज वर्कड एट द रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर टू एक्सपीडिट द जॉब, तो बस उसी कस्टमर से, मतलब ये जॉब पे जो ओवर टाइम जाएगा उसी कस्टमर पे हम लोग चार्ज करेंगे। 100 और 20। तो ये क्योंकि पूरा ही कस्टमर से चार्ज कर सकते हैं, तो जॉब जेड में ये पूरा का पूरा लेबर कॉस्ट जो है वो चला जाएगा, पूरा चार्ज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि कितने तरीके से लेबर का पेमेंट होता है, सिस्टम ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस। एंड इंसेंटिव। तो एक्चुअली हमें बेसिस जो है, किस बेसिस पे पेमेंट होता है, जैसे हम लोगों ने थोड़ी देर पहले क्वेश्चंस देखा तो उसमें था कि आवरली बेसिस पे, जैसे वो 3 जॉब था ना, मतलब 3 वर्कर था ABC, 8 घंटे के लिए, किसी को 200, किसी को 100, इस तरीके से पेमेंट हो रहा था। अच्छा, तो देखो, और इंसेंटिव का मतलब मोर देन नॉर्मल अगर कुछ मिलता है तो उसे इंसेंटिव बोलते हैं। टाइम बेस्ड, आउटपुट बेस्ड, कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड आउट, प्रीमियम बोनस मेथड, ग्रुप बोनस मेथड, इंसेंटिव फॉर इनडायरेक्ट वर्कर।
तो एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले ये जो टाइम बेस्ड है वो पढ़ लेते हैं, टाइम बेस्ड सिस्टम। एक हो जाएगा स्ट्रेट टाइम रेट सिस्टम, एक हो जाएगा डिफरेंशियल टाइम रेट सिस्टम। स्ट्रेट टाइम रेट सिस्टम का मतलब होता है कि जितना टाइम स्पेंड करेगा वर्कर उसके बेसिस पे पेमेंट कर दिया जाए। मतलब हमें दो चीज चाहिए होगा, टाइम स्पेंट और वर्क, जितना टाइम स्पेंड हुआ या जितना टाइम काम किया वर्कर ने, और रेट जो बताया गया है। अब रेट कैसे बताया जा सकता है? रेट पर आवर हो सकता है, पर डे हो सकता है, पर वीक भी हो सकता है, या फिर पर मंथ भी हो सकता है। ठीक है, तो टोटल वेजेस कैसे कैलकुलेट हो जाएगा? टोटल वेजेस हो जाएगा जितना टाइम स्पेंड हो रहा है या टाइम वर्क हो रहा है इनटू, या फिर एट द रेट ऑफ रेट, जो भी होगा एट द रेट ऑफ रेट, चाहे वो रेट पर आवर हो, पर डे हो, पर वीक हो, या फिर पर मंथ हो। ठीक है, तो ये टोटल वेजेस। अच्छा, ये वाला सिस्टम कहाँ बेसिक फॉलो होता है? तो इसमें लिखेंगे, मतलब ये इस तरीके से टोटल वेजेस कैलकुलेट करना। तो यूज्ड इन केस ऑफ वर्कर who are not directly related to production, जैसे कि सुपरवाइजर, क्लरिकल स्टाफ, engaged in highly skilled job। मतलब जो मेनली स्किल्ड वर्कर है उनको इस तरीके का पेमेंट दिया जाता है, क्योंकि देखो मंथली पेमेंट तो नॉर्मली सैलरी जो होता है, तो वैसे देखो यहाँ पहले ही मैंने बोला है कि कॉस्टिंग में जो लेबर सभी को माना जाता है, चाहे वो स्किल्ड हो, अनस्किल्ड हो, सेमी स्किल्ड हो। लेकिन नॉर्मली देखो जो मजदूर लेवल पे काम करते हैं उनको हर दिन का ही दिया जाता है। वैसे ये कैलकुलेशन भी पर डे भी हो सकता है, अगर हमें जो है पर डे के बेसिस पे दिया हुआ है तो क्या हम लोग कैलकुलेशन नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। लेकिन नॉर्मली ये प्रोसेस जो है ना उन वर्कर लोगों के लिए होता है जो कि हाईली स्किल्ड काम में लगे हुए हैं। ठीक है, जैसे कि सुपरवाइजर हो गया, क्लरिकल स्टाफ वगैरह हो गया, उनके लिए ये मेथड जो है यूज होता है। ठीक है, अब ये नॉर्मल है कि उनके लिए मेथड यूज होता है। बाकी अगर कोई डेली बेसिस पे देखो, सुपरवाइजर को नॉर्मली डेली बेसिस पे पेमेंट नहीं होता है, उसको मंथली बेसिस पे ही होता है। लेकिन अगर कोई बोल दे कि सुपरवाइजर को डेली पेमेंट कर रहे हैं कोई क्वेश्चन पे, तो उन्हें मानना पड़ेगा। क्वेश्चन जो बोलेगा वो देखो फॉलो करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से बनाया जा सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो मंथली बेसिस पे जिनको दिया जाता है उसका ही, उसको ही सैलरी बोलते हैं। नॉर्मली वो सब स्किल्ड वर्कर को ही दिया जाता है। तो यहाँ टाइम स्पेंड और वर्क, मेन बात ये है कि स्ट्रेट टाइम रेट सिस्टम का मतलब स्ट्रेटली टाइम पता करो कितना है, और जो टाइम किस बेसिस पे सोचा गया है कंपनी की तरफ से या ऑर्गेनाइजेशन, हर दिन, हर घंटा, हर वीक, या फिर हर मंथ के हिसाब से, इन इन एट द रेट ऑफ जो बताया गया है। अगर वीकली है तो वीकली रेट, मंथली है तो मंथली रेट, आवरली है तो आवरली रेट, डे बेसिस पे तो डे बेसिस पे रेट, फिर उसका कैलकुलेशन। ठीक है, अब ये डिफरेंशियल टाइम रेट सिस्टम, ये क्या है देखो, इसमें पेमेंट टू बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ
पेमेंट टू बी मेड ऑन द basis of efficiency of worker, efficiency of worker। ये वर्कर के एफिशिएंसी के लिए डिफरेंशियल टाइम रेट सिस्टम एफिशिएंसी के बेसिस पे ये पे होता है। अगर वर्कर एफिशिएंट है तो फिर एफिशिएंसी का लेवल चेक किया जाता है, फिर पेमेंट किया जाता है, तब हम लोग ये डिफरेंशियल टाइम रेट सिस्टम लगाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक चीज लिखो, not very much practical used, not very much practical used, as there is no tools to measure anyone anyone's efficiency or judge them। It is purely based on our judgment। ठीक है, तो ये मेथड तो वर्कर के एफिशिएंसी लेवल के ऊपर डिपेंड करके ये मेथड को फॉलो किया जाता है। बट ये प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो मतलब अगर प्रैक्टिकली सोचोगे तो ये उतना प्रैक्टिकल अप्रोच है नहीं। क्योंकि कौन कितना एफिशिएंट है उसको मेजर करने के लिए हमारे पास एग्जैक्ट कोई टूल्स नहीं होता है जिससे हम लोग ये जज करके बता दे कि भाई हाँ ये एफिशिएंट है ये नहीं। जैसे किसी का मतलब कोई कितना बुद्धिमान है, तो इसका कोई प्रॉपर टूल्स थोड़ी है कि भाई इस मशीन में इंसान को बैठा दिया और मेजर कर लिया कि भाई वो इंटेलिजेंट है कि नहीं है। तो पैरामीटर्स हो सकता है अलग अलग। देखो कोई खेल कूद में अच्छा हो सकता है, कोई पढ़ाई लिखाई में अच्छा हो सकता है। अब जो मतलब सबका तो अलग अलग स्किल होता है ना, तो फिर हम लोग कोई इंटेलिजेंट है या कम इंटेलिजेंट है वो थोड़ी ना इस तरीके से हम लोग कभी जज नहीं कर सकते। ठीक है, तो वैसे ही एफिशिएंसी को भी नॉर्मल तरीके से हम लोग जज नहीं कर सकते। मतलब एग्जैक्ट कोई पैरामीटर्स नहीं है, बट हम लोग चाहे तो कोई एक पैरामीटर के बेसिस पे जज कर सकते हैं कि हाँ ऐसा है तो एफिशिएंट मानेंगे, ऐसा है तो जैसे देखो अगर किसी का जो है बुद्धि का अगर हम लोग मतलब कोई कितना इंटेलिजेंट है इस चीज को अगर हम लोग जज करना चाहे तो उसका कोई एग्जैक्ट पैरामीटर्स नहीं है कि जिससे हम बता दें कि भाई हाँ ये इंटेलिजेंट है ये नहीं है। ठीक है, तो अगर हम लोग कुछ एकेडमिक वे में फाइंड आउट करना चाहते हैं तो फिर हो सकता है हम लोग कुछ क्वेश्चंस दे के फाइंड आउट कर ले। ठीक है, या फिर कुछ प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ, तो वो तो देखो हम लोग किस बेसिस पे किसी को जज कर रहा है वो डिपेंड कर रहा है। लेकिन हर जजमेंट में हर कोई एफिशिएंट निकले ऐसा तो बात है नहीं, या फिर हर एक जजमेंट में हर कोई इंटेलिजेंट निकले ऐसा बात नहीं है। तो ऐसा थोड़ी है कि अगर कोई कोई चीज पे मतलब कोई चीज में किसी का इंटेलिजेंस से कम है तो वो इंटेलिजेंट है ही नहीं, तो दूसरे किसी चीज में वो इंटेलिजेंट होगा। तो पैरामीटर्स जो सेट करते हैं उसके बेसिस पे हम लोग मान सकते हैं कि हाँ भाई ये जो है एफिशिएंट है वर्कर या ये एफिशिएंट नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकली वैसा कोई हमारे पास टूल कभी नहीं होता जिससे हम लोग किसी का एफिशिएंसी उस तरीके से मेजर करके बता। ठीक है। अच्छा, ये हो गया हम लोग का पहला। फिर नेक्स्ट वाला मेथड जो हम लोग पढ़ेंगे आउटपुट बेस्ड। आउटपुट बेस्ड, और इसका और एक नाम है पीस रेट सिस्टम। तो आउटपुट या पीस ये दोनों बात का मतलब ही होता है नंबर ऑफ यूनिट।
straight piece rate system, स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम, डिफरेंशियल पीस रेट। स्ट्रेट पीस रेट में क्या होता है, कैसे करके कैलकुलेट होता है, मतलब सीधा सीधा पता करो कि कितना आउटपुट हुआ, ठीक है, और कितने रेट पे बात हुआ था, फिर नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस इनटू रेट पर यूनिट, एक यूनिट का कितना पेमेंट करने का बात हुआ था और जितना यूनिट प्रोड्यूस्ड हुआ, ठीक है। और डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, ये वर्कर के एफिशिएंसी के ऊपर होता है, एफिशिएंसी ऑफ वर्कर। अब यहाँ पर एफिशिएंसी मेजर करने का क्या पैरामीटर है, यूनिट, कि आपने कितने घंटे में कितना यूनिट प्रोड्यूस किया। तो हम लोग को ये पैरामीटर सेट कर देंगे कि इतना यूनिट अगर इतने घंटे में प्रोड्यूस कर पाते हो तो हम उसे एफिशिएंट मानेंगे, उससे कम करोगे तो इनएफिशिएंट मानेंगे, ठीक है। तो वैसे ही तो एफिशिएंसी ऑफ वर्कर, जो कि नंबर ऑफ यूनिट पैरामीटर्स पे डिपेंड करेगा, ये हो जाएगा पैरामीटर, ठीक है। अब नंबर ऑफ यूनिट, एक होता है स्टैंडर्ड आउटपुट, एक होता है एक्चुअल आउटपुट। तो कंपेयर कैसे करेंगे, तो हम लोग एक स्टैंडर्ड आउटपुट सोच लेंगे कि इतने घंटे में इतना आउटपुट हो जाना चाहिए। अब एक्चुअली वर्कर ने कितना किया उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो एफिशिएंट है या नहीं है, ठीक है। तो देखो चेक करके बताते कैसे करके होगा, अभी के एग्जाम्पल से समझाते हैं। मान लो कि स्टैंडर्ड आउटपुट है 50 यूनिट पर डे, और एक्चुअल आउटपुट हुआ है 50 यूनिट पर डे, 45 यूनिट पर डे, 60 यूनिट पर डे, ठीक है। तो अगर 50 यूनिट प्रोड्यूस करना था और किसी ने 50 यूनिट ही प्रोड्यूस किया पर डे, ठीक है, तो वो कैसा एफिशिएंट है, तो वो हो जाएगा 100% एफिशिएंट। किसी वर्कर को 50 यूनिट प्रोड्यूस करना था बट उसने किया है 45 यूनिट्स पर डे, ठीक है, तो वो 100% से कम एफिशिएंट है, तो लेस देन 100% एफिशिएंट। और 50 यूनिट प्रोड्यूस करना था और किसी ने 60 यूनिट प्रोड्यूस कर दिया, तो फिर ग्रेटर देन 100% एफिशिएंट, ये हो जाए, ठीक है। अब ये जो स्टैंडर्ड आउटपुट होता है कि 50 यूनिट, जैसे ये हम लोगों ने सोचा, तो ये पैरामीटर एक्चुअली डिसाइड कौन करता है, तो ये अगर पैरामीटर का सोचते हैं हम कि ये कौन डिसाइड कर लेता है कि भाई 50 ही होना चाहिए, तो टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करता है, और हेड ऑफ वर्कर सुपरवाइजर और हेड ऑफ वर्कर कॉमन सुपरवाइजर एक्सेट्रा, ठीक है, जिसको इस बात का नॉलेज हो कि भाई कितना हमें स्टैंडर्ड रखना चाहिए। जैसे देखो कभी एग्जाम होता है, ठीक है, तो नॉर्मली देखो 100 मार्क्स का ही होता है ना, तो वो एक स्टैंडर्ड सोच रखा गया है कि एक सब्जेक्ट का 100 मार्क्स रखा जाएगा, कोई 500 600 नंबर का तो होता नहीं। तो ये किसी ने तो डिसाइड किया होगा कि एक इंसान एक बार में 3 घंटा लिखेगा तो वो आंसर आराम से दे सकता है। तो नॉर्मली देखो स्टैंडर्ड हो सकता है अलग अलग एग्जाम में कुछ और भी हो, लेकिन
देखो ना, जैसे एमसीक्यू होता है तो 2 आवर्स वही 100 नंबर के लिए, लेकिन अगर एमसीक्यू नहीं होता है तो फिर 3 घंटा मिलता है वही 100 मार्क्स के लिए। तो ये जो स्टैंडर्ड्स डिसाइड हुआ है, तो किसी ना किसी ने तो डिसाइड किया होगा जिसको ये डिसाइड कर पाने का नॉलेज है। ठीक है, तो वैसे स्टैंडर्ड आउटपुट को डिसाइड करने का नॉलेज जो है मैनेजमेंट का हो सकता है, टॉप मैनेजमेंट, हेड ऑफ द वर्कर, या सुपरवाइजर। ठीक है, तो ये वाला भी हम लोगों ने लिख लिया। अब हम लोग नेक्स्ट लिखेंगे ये डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम में, और इसमें कुछ अलग अलग नाम से जो है मेथड्स है वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, इसको और एक बार लिखें कि डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। तो ये तो एफिशिएंसी के ऊपर डिपेंड करता है, इसके ऊपर डिपेंड करके 3 मेथड। एक है टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। सेकंड है मेरी डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। और एक है बीडॉक्स, BEDAUX, बीडॉक्स पॉइंट सिस्टम। और पीस सिस्टम। अच्छा, अब ये तीनों के बारे में थोड़ा सा लिखवा देते हैं, पीछे लिखने से अच्छा है। ठीक है, पहला है टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। तो डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम एफिशिएंसी के ऊपर है। तो कोई अगर लेस देन 100% एफिशिएंट है तो उसे कितना पेमेंट दिया जाएगा? 80% ऑफ नॉर्मल वेज रेट। और ग्रेटर देन इक्वल टू 100%, 120% ऑफ नॉर्मल वेज रेट। तो फिर ये मेरिक्स वाला अप टू 83% नॉर्मल वेज रेट। ग्रेटर देन 83% से लेके 100%, 10% एबव नॉर्मल वेज रेट। ग्रेटर देन 100%, 20% और 30% एबव नॉर्मल वेज रेट। तो इसमें कैसे डिसाइड करना होता है कि अगर कोई 83% तक एफिशिएंट है, मतलब लेस देन 100%, तो सिर्फ नॉर्मल वेज रेट मिलेगा। लेकिन अगर 83 से 100% एफिशिएंट है
तो फिर 10% नॉर्मल वेज रेट में और 10% जुड़ जाएगा, और अगर 100% से ज्यादा है तो 20% या 30% अबव नॉर्मल वेज रेट मिलता है। और ये बीडॉक्स पॉइंट वाला 20 पॉइंट, इसमें टोटल वर्क को पहले मिनट्स में देखा जाता है कि भाई कितना मिनट्स काम हुआ, ठीक है, कितना मिनट्स काम हुआ, इसीलिए इसका नाम है बिडॉक्स पॉइंट। ठीक है, तो बिडॉक्स पॉइंट में मिनट्स में पहले टोटल वर्किंग आवर्स को देखा जाता है, फिर उसे दो पार्ट में देखा जाता है कि जितना मिनट काम दिखा रहा है उसमें वर्किंग टाइम कितना है और रिलैक्सेशन टाइम कितना। क्योंकि ये हम लोगों ने एकदम स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि वर्कर अगर मेरे ऑर्गेनाइजेशन में 5 घंटा काम कर रहा है, सपोज कि 5 घंटा काम कर रहा है, 5 नहीं 9 ले लेते हैं, तो 9 घंटा भी जरूरी थोड़ी कि पूरा, क्योंकि उसमें तो उसका कुछ नॉर्मल जो है आइडल टाइम भी जाएगा ना, तो रिलैक्सेशन टाइम, तो फिर वो हमें डिवाइड कर लेना है। फिर हमें एफिशिएंसी चेक करना है। अब एफिशिएंसी कैसे चेक, एफिशिएंसी इक्वल टू स्टैंडर्ड पीस लेस देन एक्चुअल पीस, तो टाइम रेट प्लस 75% ऑफ टाइम रेट। तो देखो हमें पहले पूरे काम को मिनट्स में डिफाइन देख लेना है कितना हो रहा है, फिर वर्किंग टाइम और रिलैक्सेशन टाइम चेक करना है। फिर एफिशिएंसी कैसे देखेंगे, जो स्टैंडर्ड बीज है, ठीक है, वो अगर एक्चुअल बीज से कम, मतलब एक्चुअल बीज अगर ग्रेटर देन स्टैंडर्ड बीज हो गया ना, इसका उल्टा अगर बोले तो एफिशिएंट ही होगा। मतलब सीधा बात है कि एक्चुअल प्रोडक्शन मेरा स्टैंडर्ड से ज्यादा हुआ है, तो या फिर स्टैंडर्ड कम है एक्चुअल से, तो इसका उल्टा हो गया, एक्चुअली स्टैंडर्ड से ज्यादा प्रोडक्शन हुआ है, तो फिर एफिशिएंट हो गया। तो फिर क्या पेमेंट होगा, टाइम रेट बेसिस पे जो मिलता है वो प्लस 75% ऑफ टाइम रेट। ठीक है, अब ये टाइम रेट पे क्यों हो रहा है, क्योंकि ये टाइम बेसिस पे ही पूरा कैलकुलेशन हो रहा है, टोटल वर्क मिनट्स, तो मिनट्स तो टाइम ही हो गया ना इसी। अच्छा, ये मेथड्स हम लोग का कंप्लीट हो गया जो हम लोगों ने लिखा है। इसके बाद का जो मेथड है वो है हम लोग का कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड आउट। तो लिखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड आउट, कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड आउटपुट। एक है गैन टस्क बोनस सिस्टम और दूसरा है इमर्सन एफिशिएंसी सिस्टम। इमर्सन एफिशिएंसी सिस्टम। दोनों ही एफिशिएंसी के बेसिस पे है, ये मेथड भी डिपेंड ऑन एफिशिएंसी, ये भी डिपेंड ऑन एफिशिएंसी। यहाँ पर एफिशिएंसी कैसे होने से कैसे पेमेंट होगा वो लिख देते हैं, एफिशिएंसी पेमेंट। तो अगर एक्चुअल आउटपुट लेस देन स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट अगर स्टैंडर्ड आउटपुट के साथ बराबर है और एक्चुअल आउटपुट अगर ग्रेटर देन स्टैंडर्ड आउटपुट, तो क्या होगा, तो देखो अगर एक्चुअल आउटपुट लेस देन स्टैंडर्ड आउटपुट है, मतलब स्टैंडर्ड से भी कम प्रोड्यूस किया है, तो एक्स्ट्रा तो कुछ मिलेगा नहीं, तो फिर मिलेगा क्या, बोल रहा है गारंटेड
टाइम रेट। अगर कोई गारंटेड टाइम रेट है तो वो मिल जाएगा कि हाँ भाई गारंटी है, आप कितना भी प्रोड्यूस करके क्यों ना दो, आपको इतना तो हम लोग पेमेंट करेंगे ही करेंगे। अच्छा, और अगर बराबर है तो मतलब जितना बोला था उतना ही प्रोड्यूस करके दिया तो टाइम रेट के बेसिस पे जो मिलेगा और 20% एक्स्ट्रा। और यहाँ पर हो जाएगा हायर पीस रेट और पीस रेट +20% ऑफ पीस रेट। ठीक है, तो या तो हायर पीस रेट होता है, अगर दो दो पीस रेट दिया हुआ है तो जो हायर है वो होगा, या फिर अगर एक ही दिया हुआ है तो पीस रेट और पीस रेट पे 20%। तो अब ये क्यों कॉम्बिनेशन ऑफ जो है हम लोग का टाइम एंड कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड आउटपुट बोला जा रहा है, तो अगर देखा जाए तो यहाँ ये वाला जो है ना ये हमारा आउटपुट बेसिस पे हो रहा है, और ये देखो ये जो है ये टाइम बेसिस पे हो रहा है, इसलिए बोला जाता है टाइम टाइम। ठीक है, यहाँ दोनों टाइम। अच्छा, अब अगर हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं एमर्सन वाले पे, तो इसमें भी सेम उसी तरीके से एफिशिएंसी और पेमेंट। एफिशिएंसी हो जाएगा 60 <66.67% नॉर्मल टाइम रेट। 66.67% से अगर 100%, तो टाइम रेट प्लस बोनस। 0.01% से लेके 20%, ग्रेटर देन 100%, टाइम रेट +20% ऑफ बोनस +1% फॉर एवरी 1% इंक्रीज इन एफिशिएंसी। समझाने पे, अगर किसी का एफिशिएंसी 66.67% से कम हुआ तो नॉर्मल टाइम रेट दिया जाएगा, अगर 66.67 से 100% के अंदर है तो टाइम रेट प्लस बोनस दिया जाएगा, और बोनस का जो रेट है वो दिया जाएगा 0.01% से लेकर 20% तक जा सकता है। और 100% से अगर ज्यादा एफिशिएंट है तो टाइम रेट तो मिलेगा ही मिलेगा, +20% ऑफ बोनस मिलेगा, बोनस का 20%, और जितना बोनस बोला जाएगा उसका 20%, और 1% फॉर एवरी 1% इंक्रीज इन एफिशिएंसी, और जितना एक्स्ट्रा एफिशिएंसी जैसे 100% से जैसे ज्यादा मान लो 105% हुआ तो 5%, तो टोटल 1% करके 5% अगर इंक्रीज इन एफिशिएंसी है तो 5% के लिए और एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट होगा? Percentage of efficiency equal to actual output divided by standard output into 100। एफिशिएंसी इस तरीके से निकालेंगे आउटपुट बेसिस। अच्छा, फिर नेक्स्ट जो है वो है प्रीमियम बोनस मेथड। प्रीमियम बोनस, इसमें होता है तीन, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। एक है हाल्से मेथड, रोवन मेथड और हाल्से वेयर्ड मेथड।
अब ये हाल से मेथड कैसे कैलकुलेशन होता है? फर्स्ट, एवरी जॉब is to be assigned a standard time. फिर कंपेयर एक्चुअल टाइम टेकन विथ स्टैंडर्ड टाइम। फिर चेक करना है कि टाइम सेव्ड और नॉट। तो पहले एक स्टैंडर्ड टाइम तो अलॉट होगा किसी भी जॉब में, और एक्चुअली कितना समय लिया गया दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो या तो टाइम सेव्ड आएगा या नहीं आएगा। जैसे 10 घंटे का काम था, हम लोगों ने 8 घंटे में कंप्लीट कर लिया, तो 2 आवर्स टाइम सेव्ड। और अगर 12 आवर्स लगा दिया तो फिर टाइम सेव्ड नहीं हो रहा है, 2 घंटा बेसी ले लिया। तो अगर टाइम सेव्ड होता है उसको हम लोग बोलते हैं बोनस आवर। और बोनस आवर निकालते फिर जो कि होता है 50% ऑफ टाइम सेव्ड। ठीक है, फिर हम लोग निकालते हैं बोनस अमाउंट, जो कि होता है बोनस आवर इंटू वेज रेट पर आवर। फिर हो जाएगा टोटल वेजेस, इसमें आ जाएगा नॉर्मल वेजेस प्लस बोनस अमाउंट। तो ये कैलकुलेशन करना पड़ता है। ये एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, छोटा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं। वेज रेट अगर है एट द रेट ऑफ 2 पर आवर, स्टैंडर्ड टाइम है किसी भी काम का मान लेते हैं 5 आवर्स, और एक्चुअल टाइम टेकन ए 400 आवर, बी 500, सॉरी 4 आवर, 5 आवर और 6 आवर्स। ठीक है, तो अब अगर हमें हालसे वाला केस देखना है तो कैसे होगा, तो स्टैंडर्ड टाइम 5 आवर्स, ठीक है, एक्चुअल टाइम 3, 4 आवर, 5 आवर और 6 आवर। तो अगर पहले वाले केस में देखें तो सबसे पहले हमें देखना पड़ता है टाइम सेव्ड है कि नहीं। तो पहले वाले केस में अगर देखें तो टाइम सेव्ड हो गया हम लोग का 1 आवर। तो अगर टाइम सेव हुआ तो फिर हालसे में हम लोग शिफ्ट हो सकते हैं, मतलब हालसे में हमें बोनस मिल जाएगा। तो फिर इसके बाद टाइम सेव निकालने के बाद हमें निकालना पड़ता है बोनस आवर। वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, 50% ऑफ टाइम सेव्ड यानी 1 आवर, जो कि हो जाएगा 0.5 आवर्स। ठीक है, अब बोनस कितना मिलेगा, बोनस अमाउंट, तो बोनस अमाउंट मिलेगा 0.5 आवर्स एट द रेट ऑफ जो लेबर का रेट है वो है 2 रुपए करके। तो ये कितना हो जाएगा, 1 रुपीज। और टोटल वेजेस कितना हो जाएगा, टोटल वेजेस हो जाएगा नॉर्मल वेजेस। तो नॉर्मल देखो 4 घंटा काम किया है, 2 रुपए करके मिलेगा और 1 रुपए, तो 9 रुपीज। ठीक है, ये हो जाएगा। और अगर हम लोग ये वाला देखें यहाँ का, तो यहाँ टाइम सेव्ड कितना है, यहाँ टाइम सेव्ड है 0, तो नो बोनस। मतलब हाल से नहीं जाएगा, बस क्या मिलेगा, टोटल वेजेस अगर निकालना है तो मिलेगा 5 घंटे काम करने के लिए 2 रुपए करके, बस 10 रुपया मिलेगा। ठीक है, फिर
अगर हम लोग इसमें जाते हैं तो टाइम सेव, इसमें भी जीरो, टाइम सेव तो कुछ हो नहीं रहा है, तो टोटल पेमेंट हो जाएगा 6 into 2 12, ठीक है, नो बोनस। अब ये सोचने का लेकिन कोई रीजन नहीं, यहाँ भी 10 रुपए हो रहा है, यहाँ भी टोटल वेजेस देखो ये 9 रुपए हो रहा है, तब तो ये अच्छा है। बात ये नहीं है कि ये अच्छा है, देखो ये जो इसने 9 रुपए कमाए, ठीक है, ये जो इसने 9 रुपए कमाए, ये सिर्फ और सिर्फ 4 घंटा काम करके, ठीक है। तो अगर रेट पर आवर निकालोगे तो 9 डिवाइडेड बाय 4, जो कि 2.25 बेसिस पे होता है, मतलब यहाँ ज्यादा पेमेंट मिल रहा है, मतलब समय बचा सकते हैं, स्किल्ड है तो समय जाके वही काम करके आ गए, लेकिन बस 4 घंटे में कमा लिया। अब यहाँ 10 रुपए कमाए वो दिख तो रहा है, बट 1 घंटा एक्स्ट्रा भी तो काम करना पड़ा, तो यहाँ तो वेज रेट 2 रुपए करके ही पर आवर रह जा रहा है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो टाइम सेव्ड जो है ना, टाइम सेव्ड, इसमें हालसे ने क्या किया, क्यों 50% ऑफ बोनस आवर, मतलब बोनस आवर्स क्यों 50% ऑफ टाइम सेव करता है, तो फिर हाल से बोल रहा है कि जो टाइम सेव होता है उसका 50% इम्प्लॉय को बेनिफिट मिलना चाहिए, और उसका 50% इम्प्लॉयर को बेनिफिट मिलना चाहिए। बट ये इम्प्लॉय को जब बेनिफिट देने का बात हो रहा है, तो ये कभी भी वर्कर लोग यानी एम्प्लॉय कभी भी ये पसंद नहीं करता है, क्योंकि उसका मेहनत है टाइम बचाना। तो 50% बोनस आवर इसीलिए किया गया है, क्योंकि हाथ ने बोला देखो जो टाइम बचत हो रहा है उसका बेनिफिट एम्प्लॉयर को भी मिले, एम्प्लॉय को भी मिले, तो एम्प्लॉयर को 50% का ही पेमेंट करो। बट ये चीज कभी भी वर्कर पसंद नहीं करेगा, क्योंकि उसकी मेहनत से टाइम बचता है, ना कि एम्प्लॉयर के मेहनत से, ठीक है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है, मान के चल सकते हैं हम, ठीक है। फिर यहाँ पर रो 1 प्लान लिखते हैं। एवरी जॉब असाइन स्टैंडर्ड टाइम। कंपेयर विथ एक्चुअल टाइम टेकन, टाइम सेव्ड और नो, बोनस रेशियो। बोनस अमाउंट, बोनस रेशियो इनटू नॉर्मल वेजेस। और नॉर्मल वेजेस कैसे निकलता है, जितना टाइम लिया इंटू रेट, जैसे कि ये देखो नॉर्मल वेजेस जितना टाइम काम हुआ इंटू रेट। अच्छा, अब फिर से हम लोग इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं, एग्जाम्पल। स्टैंडर्ड टाइम 5 आवर्स, एक्चुअल टाइम टाइम सेव्ड 1 आवर, ठीक है। तो अब रो 1 में क्या होगा, जैसे टाइम सेव निकला सबसे पहले निकालेंगे बोनस रेशियो। तो बोनस रेशियो क्या होता है, टाइम सेव डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड, ठीक है।
फिर बोनस अमाउंट, तो वो कैसे निकलता है, बोनस रेशियो इनटू नॉर्मल वेजेस 4 घंटे का 2 रुपए करके, तो यहाँ पर लिख लेते हैं रेट एट द रेट ऑफ 2 पर आवर। तो 8/5 कितना हो जाएगा, 1.6। ठीक है, तो टोटल वेजेस 4 into 2 प्लस 1.6, 9.6। तो इसमें तो टोटल वेजेस अगर निकाले, कोई टाइम सेव्ड है नहीं तो बोनस तो नहीं मिलेगा, तो 5 घंटे का 2 रुपए करके 10 रुपए। और अगर हम लोग नेक्स्ट वाले में जाए, टोटल वेजेस 6 आवर्स एट द रेट ऑफ 12 आवर्स, कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं। फिर है ग्रुप बोनस और इंसेंटिव इंडेक्स। ठीक है, ये दो मेथड बाद में लिखेंगे क्योंकि ये हेल्थ से और रोवन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले इस पे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, काफी सारे इस पे क्वेश्चंस मिलेगा, वो हम लोग करेंगे, जैसे कि इलास्ट्रेशन 6। तो इसमें बोला है कि कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ वर्कर अंडर हेल्थ सिस्टम, द रेलिवेंट डेटा इज एज बिलो। तो इस हेल्थ सिस्टम में हमें करने के लिए बोला है, तो हम उतना स्ट्रक्चर कुछ बना नहीं रहे, नॉर्मल कर ले रहे हैं। ठीक है, तो हमें बोला है अर्निंग बताने के लिए, तो टोटल रेट है 60 पर आवर, टाइम अलाउड 8 आवर्स, तो 8 आवर्स का तो 60 रुपीज करके मिलेगा ही। अच्छा, टाइम टेकन 6 आवर्स, तो 6 आवर्स का 60 रुपीज करके मिलेगा। टाइम से 2 आवर्स बता दिया है, तो 50% ऑफ टाइम सेव्ड होगा, यानी 1 आवर का 60 रुपीज करके मिल जाएगा जितना होगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं टोटल अर्निंग। सिक्स आवर्स एट द रेट ऑफ 60 करके, टाइम सेव्ड है 50% ऑफ 2 आवर्स एट द रेट ऑफ 60। तो ये हो गया 360 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 60, 420 टोटल सिंपल। ठीक है, ऊपर लिखना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ वेजेस अंडर हेल्थ सिस्टम, वो उतना और मैंने लिखा नहीं। फिर इलास्ट्रेशन 7 देखते हैं, इसमें हमें बोला है कि रो 1 में कैलकुलेट करके देना है, सेम डेटा है। ठीक है, तो फिर टोटल अर्निंग इक्वल टू नॉर्मल वेजेस प्लस बोनस। नॉर्मल वेजेस हो जाएगा 6 आवर्स एट द रेट ऑफ 60 प्लस बोनस आवर, टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड, तो टाइम अलाउड कितना है 8 आवर्स, 8 आवर्स। ये हो गया बोनस रेशियो, इसमें इनटू नॉर्मल वेजेस हो जाएगा, मतलब 6 आवर्स एट द रेट ऑफ 60, तो ये हो जाएगा 360, और ये हो गया 360 डिवाइडेड बाई 4, 2/8 करने से 4 हो जाएगा, मतलब 90। और 90 प्लस 360, 100 होने से हो जाता 460, यानी 450 हो जाए। ये हो गया टोटल अर्निंग अंडर रो 1 सिस्टम। ठीक है, फिर इलास्ट्रेशन 8 कर, ठीक है, तो बोल रहा है क्या क्या, कंप्यूट द नॉर्मल वेजेस, कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ मटेरियल, प्रिपेयर ए स्टेटमेंट कंपेयरिंग द फैक्ट्री कॉस्ट। बोल रहे 2 वर्कमैन ए एंड बी प्रोड्यूस द सेम प्रोडक्ट अंडर यूजिंग सेम मटेरियल, देयर नॉर्मल वेज रेट इज ऑल्सो द सेम। तो ए बी में सिमिलर चीज क्या क्या है, ये लोग सेम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, दोनों ही सेम मटेरियल यूज करते हैं, दोनों ही
को ही वेज रेट सेम दिया जाता है। ए इज पेड बोनस अकॉर्डिंग टू द रोवन, बट ए को रोवन सिस्टम में बोनस दिया जाता है, जबकि बी इज पेड बोनस अकॉर्डिंग टू हाल सिस्टम। द टाइम अलाउड टू मेक द प्रोडक्ट इज 50 आवर्स, ए टेक 30 आवर्स while बी टेक 40 आवर्स टू कंप्लीट द प्रोडक्ट। टाइम दोनों ने ही बचा है, बट ए ने ज्यादा बचा है। द फैक्ट्री ओवरहेड रेट इज 5 पर मैन आवर एक्चुअली वर्क, तो ये ओवरहेड बोल दिया है। फैक्ट्री कॉस्ट जो है ए का 3490, बी का जो है 3600। हम लोग को नॉर्मल वेज रेट, नॉर्मल मटेरियल का कॉस्ट, ये सब कैलकुलेट करने के लिए बोला है। लास्ट में एक स्टेटमेंट बनाने बोला है फैक्ट्री कॉस्ट को कंपेयर करने के लिए। तो फैक्ट्री कॉस्ट कैसे निकलता है, तो फैक्ट्री कॉस्ट हम लोग बेसिक जब पढ़े हैं तो हम लोग प्राइम कॉस्ट वगैरह पढ़ चुके थे। तो प्राइम कॉस्ट में होता है, देखो, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये मिला के हो जाता है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में जब फैक्ट्री ओवरहेड जुड़ जाता है तो होता है फैक्ट्री कॉस्ट। तो हमें ये डेटा गिवन है, ठीक है, ये डेटा का यूज करके हम लोग मटेरियल का कॉस्ट, लेबर का कॉस्ट निकाल सकते हैं। ये यहाँ पर जीरो है, डायरेक्ट एक्सपेंस कुछ दिया नहीं है हम लोगों के क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो कैसे करके कैलकुलेट होगा, तो यहाँ पर लिखते हैं। सबसे पहले एज्यूम कर लेंगे, लेट मटेरियल कॉस्ट जो है वो है रुपीज वाई, और एंड लेबर कॉस्ट जो है रुपीज एक्स पर आवर, ठीक है। तो अब अगर हम लोग को कैलकुलेट करना, ए बी, ठीक है, तो सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल वाई वाई, क्योंकि दोनों सेम ही यूज कर रहे हैं। डायरेक्ट लेबर, अब वो कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें कितना है, तो ये दोनों कैलकुलेट करके आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। फिर इसमें ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, क्योंकि बता रखा है कितना करके, 5 पर मैन लेबर आवर वर्क एट द रेट ऑफ 5, और कितना लेबर आवर इन्होंने काम किया है, तो ए ने किया है 30 आवर्स, तो 30 × 5, और बी का 40 × 5, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 30 × 5 150, और 40 × 5 200, ठीक है। बाकी ये जो है लेबर का कैलकुलेशन हो जाए तो फिर हम लोग ये टोटल करके लिखेंगे फैक्ट्री कॉस्ट जो भी आएगा। और हमें गिवन फैक्ट्री कॉस्ट जो है वो भी है, गिवन है क्वेश्चन में 3490 और 3600, 3600, ठीक है। तो हम लोग को ये तो सॉल्व करना पड़ेगा, तो हम लोग को ये पहले यहाँ पर एक हम लोग छोटा सा कैलकुलेशन करेंगे जिसमें हम लोग बोनस निकालें। ए का रो वन में है और बी का हाल से, तो यहाँ पर टाइम अलाउड या स्टैंडर्ड टाइम 50 था, टाइम टेकन 30 और 40, टाइम सेव्ड 20, और ये हो गया 10। नॉर्मल वेज रेट पर आवर इन लोगों ने माना है एक्स एक्स, तो नॉर्मल वेजेस जो है वो हो जाएगा 30x, और ये हो जाएगा 40x, ठीक है, जितना घंटा काम किया। अब एक में निकालेंगे बोनस का, एक में निकलेगा बोनस आवर, और एक में निकलेगा, नहीं, बोनस का अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं डायरेक्ट, बोनस अमाउंट, ठीक है। तो जो रो वन है उसमें होता है टाइम सेव डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड इनटू नॉर्मल वेज रेट, और जो हाल से है उसमें होता है 50% ऑफ टाइम सेव्ड, 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू नॉर्मल वेज रेट। तो ये आ जाएगा 20/50, मतलब ये हो गया 600, 600/50,
12x, और ये हो जाएगा 50% ऑफ 10 5 होता है 5x, और टोटल वेजेस हो जाएगा, नॉर्मल वेजेस 30x प्लस 12x 40x प्लस 5x 42x। इसको प्रेजेंटेशन अगर थोड़ा और अच्छा करना चाहो तो कर सकते हैं। ये हो गया, तो 42x और 45x यहाँ पर लिखते हैं, 42x और 45x। तो y प्लस 42x, y प्लस 45x, तो y प्लस 42x प्लस 150, y प्लस 45x प्लस 200 इक्वल ये और ये है। तो अब हम लोग को इक्वेशन बना के सॉल्व करना पड़ेगा। तो y प्लस 42x प्लस 150 इक्वल टू 3490 और y प्लस 45x प्लस 200 इक्वल टू 3600। हमारे पास दो इक्वेशन निकल के आ रहा है, y प्लस 42x प्लस 150 इक्वल टू 3490। इसको अगर और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले तो 150 इधर लेस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 433 3340। ठीक है, ये एक इक्वेशन का हो गया। और y प्लस 45x प्लस 200 इक्वल टू 3600। 3400 सेकेंड। ठीक है, अब ये दो इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, तो एक 1 - 2 कर देते तो भी आ जाएगा। y प्लस 42x इक्वल टू 3340 और y प्लस 45x इक्वल टू 3400। दोनों को माइनस करना है, 1 - 2 कर, 1 - 2, तो ये तो कट गया, ये हो जाएगा -3x और ये हो जाएगा -60। तो ये x20 हो गया। अब x का वैल्यू पुट कर दो, y प्लस 42 इंटू 20 इक्वल टू 3340। तो y इक्वल टू हो जाएगा 3340 माइनस 840, 2500। तो ये हो गया वेज रेट इतना और कॉस्ट ऑफ मटेरियल इतनी, वाई कॉस्ट ऑफ मटेरियल मानते हैं। और हम लोग को ये दो आंसर निकल गया, हम और लिख नहीं रहे पॉइंट ए और बी, और बोल रहा है कि कंपेयर करके हमें जो है फैक्ट्री कॉस्ट को लिख के दिखाना है। ठीक है, तो लिख देते हैं फैक्ट्री कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 2500 प्लस लेबर कॉस्ट। तो नॉर्मल वेजेस हो जाएगा 30 × 20, क्योंकि 20 करके है, और वर्कर ए ने 30 और वर्कर बी ने 40 आवर्स काम किया है। तो ये हो गया 600 रुपये, और इसका हो जा रहा है 40 × 20, मतलब इसका हो गया 800 रुपये नॉर्मल वेजेस। अच्छा, अब नेक्स्ट लिखेंगे बोनस। तो बोनस जो है, वर्कर ए का बोनस कैसे कैलकुलेट हुआ है, बोनस कैलकुलेट 12x और इसका 5x, तो 12 इंटू 20 और 5 × 20, तो 12 × 20 240 और 5 × 20 100। और ये टोटल करने से हो जाएगा 640, 640 और 2500, 840, 3340। और ये हो गया 900, तो ये अगर 1000 होता तो 3500 होता, तो 3400। ठीक है, अब ऐड हो जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड, ये प्राइम कॉस्ट, फिर ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। तो पहले भी कैलकुलेट किया है तो देख के लिख सकते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड है हम लोग का 150 और 200। चाहो तो फिर से यहाँ पर एक बार कैलकुलेट कर सकते हैं प्रेजेंटेशन। अब यार फैक्ट्री कॉस्ट जो क्वेश्चन में दिया था 3490 और 3600। ठीक है,
तो ये हमें दिखाने के लिए बोला था कंपेयर करके, तो इसका प्रेजेंटेशन थोड़ा और बेटर कर सकते हो, बट मोटा मोटी ये ही हमें लिख के दिखाना है। बाकी हम लोग चाहे तो यहाँ जैसे मैंने FOEG ये सब तो लिखना चलेगा नहीं, वो तो हम पहले ही बताते हैं, ये सारी चीज डिटेल्स में लिखना है, रुपीज रुपीज कॉलम वॉलम सही तरीके से ऊपर लिख देना है, स्टेटमेंट ऑफ कंपैरिजन ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, तो ठीक रहेगा। ठीक है, तो अब इसके बाद ये जैसे देखो इलास्ट्रेशन 9, ये भी हेल्थ से रोहन के ऊपर है, इलास्ट्रेशन 10 भी वही लग रहा है मुझे, मुझे इतना लग रहा है कि ये सब हेल्थ से रोहन के ऊपर है सब। अच्छा इतना तक है, इलास्ट्रेशन 16 तक है। ठीक है, आज इतना ही करते हैं, बाकी हम लोग देंगे फिर से नेक्स्ट क्लास में।